औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डोज़िफॉर्म साइंस थ्योरी सेकंड सेमेस्टर का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे एरोसोल इन्हेलेशन और स्प्रेस। तो पहला जो इसके अंदर टॉपिक था या पहला जो पार्ट था वो एरोसोल्स के बारे में था। आज हम उस पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट टाइम इसका लास्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था, जो कि था पैकेजिंग, लेबलिंग एंड स्टोरेज ऑफ एरोसोल। ये कंप्लीट नहीं हुआ था, जहाँ तक हमने किया था उससे आगे से स्टार्ट करते हैं। यूजुअल लेबलिंग के अलावा जो एरोसोल्स होते हैं उसके अंदर एडिशनल रिक्वायरमेंट भी होती हैं लेबलिंग की, जो कि पेशेंट को लाजमी तौर पे बताया जाना चाहिए। यूज़ के हवाले से भी ये रिक्वायरमेंट हो सकती हैं और स्टोरेज के हवाले से भी हो सकती हैं, और ये आम डोजेज फॉर्म से चेंज होंगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं सेफ्टी। लेबल्स के ऊपर वार्निंग ज़रूर होनी चाहिए कि जो कंटेनर्स हैं एरोसोल्स के, चाहे उनको यूज़ आपने कर भी लिया है उसके बाद भी जो प्रेशराइज कंटेनर है उनको पंक्चर नहीं करना है, क्योंकि प्रोपेलेंट है वो बर्स्ट आउट कर सकता है, उसकी वजह से कंटेनर बर्स्ट आउट कर सकता है। और इनको हीट के करीब या डायरेक्ट फ्लेम के करीब, डायरेक्ट जो हीट सोर्स है कोई भी, उसके करीब आपने स्टोर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही एक प्रेशराइज पैकेज है। हीट की वजह से जो गैसियस फॉर्म है उसके जो मॉलिक्यूल हैं उनका साइज़ बढ़ेगा, मतलब गैस फैलेगी, तो इतनी स्पेस वहाँ पे नहीं है, कंटेनर हो सकता है कि बस्ट आउट हो जाए। और आप जानते हैं कि मेडिकल वेस्ट को हॉस्पिटल में इंसिनरेटर्स होते हैं, तो और मेडिकल वेस्ट को इंसिनरेट किया जाता है तो डिस्पोज ऑफ करने से पहले, ताकि कोई भी ख़तरा जो हो सकता है उससे बचा जा सके। लेकिन एरोसोल्स जो हैं उनको इंसिनरेट नहीं करना, वजह वही है जो हीट वाले चीज़ के अंदर हमने पढ़ी है। अगर आप एरोसोल को एक्सपोज करते हैं टेम्परेचर के ऊपर, जो कि है 49 डिग्री सेंटीग्रेड या 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, एरोसोल का कंटेनर बस्ट आउट हो सकता है। मोस्ट मेडिकेशन जो एरोसोल कंटेनर्स के ज़रिए से दी जाती हैं उनका यूजेज मोस्टली डिफरेंट रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है। डिफरेंट रूम टेम्परेचर का मतलब ये कि रूम टेम्परेचर की जो रेंज है उसके अंदर डिफरेंट डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। जब कैनिस्टर जो हैं या कंटेनर जो हैं कोल्ड होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्प्रे हमारे पास या जो डिस्पर्शन हमारे पास एमिट होगी कंटेनर से, वो लेस देन यूजुअल होगी। यहाँ पे ये मीटर डोज कंटेनर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मीटर डोज वाल्व यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये लेस देन यूजुअल स्प्रे जो है, लेस देन यूजुअल डिस्पर्शन जो है हमारे लिए प्रॉब्लम काज कर सकती है, और यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं करेगी ये। तो ये जो प्रोडक्ट हैं इनको रिकमेंड किया जाता है ताकि इनको स्टोर किया जा सके बिटवीन 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में बताएं तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। फार्मास्यूटिकल एरोसोल जो होते हैं उनको लेबल किया जाता है ताकि पेशेंट को बताया जा सके कि आपने यूजेज से पहले इसको शेक करना है। ये मोस्ट ऑफ द डोजेज फॉर्म के साथ, जो कि लिक्विड या गैसियस फॉर्म में होती है, उनके साथ ये चीज़ मेंशन होती है। उसके बाद इसमें जो एडिशनल चीज़ होती है वो ये है कि उसको आपने किस एंगल के ऊपर होल्ड करना है। अगर आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या इस तरह की कोई और चीज़ है, और टारगेट फ़र्ज़ करें आपका स्किन है, तो डिस्टेंस जो है आपका एरोसोल स्प्रे का और टारगेट ऑर्गन का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है या मिनिमम कितना हो सकता है। तो इस तरह की डिटेल्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं इनहेलर डिवाइसेस के लिए, जो कि पेशेंट को बताई भी जानी चाहिए और ऊपर मेंशन भी होनी चाहिए।
एरोसोल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कैपिंग होती है, प्रोटेक्टिव कैप्स जो होते हैं उनको इन प्लेस रखना चाहिए ताकि एक्सीडेंटल एक्टिवेशन से बचा जा सके वाल्व असेंबली की, और कंटेमिनेशन से बचा जा सके। जब ये कैप ऊपर होगा तो कंटेमिनेशन नहीं होगी डस्ट की वजह से, डर्ट की वजह से, या और फॉरेन मटेरियल की वजह से, और एक्सीडेंटल एक्टिवेशन नहीं होगी स्टोरेज के दौरान या ट्रांसपोर्ट के दौरान। ये जो बेटा पार्ट है हमारे लेक्चर का, वो हमने तैयार किया है सेक्शन 6 चैप्टर 14 एंसल्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इन्हीलेशंस। इन्हीलेशंस जो हैं वो क्या हैं? लंग्स जो हैं वो एक एक्सीलेंट एब्जॉर्बिंग सरफेस प्रोवाइड करते हैं गैसेस या एरोसोल मिस्ट की फॉर्म में। अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसके अंदर हम बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल यूज़ करते हैं लिक्विड के या सॉलिड के। एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी देते हैं, मेन मतलब ये है इस चीज़ का। जो लंग्स हैं ये एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे बताया जा रहा है। गैस जो ज़्यादातर पेशेंट को दी जाती है इस तरीके से वो ऑक्सीजन होती है, और जो ड्रग कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं जिनकी सर्जरी होना हो, जिनको ऑपरेट किया जाना हो, उससे पहले जो जनरल एनेस्थेटिक हैं वो इनहेल करवाए जाते हैं। हम जानते हैं कि लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं उसके अंदर रिच कैपिलरी एरिया होता है। मतलब अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात की जाए तो उसके अंदर जो रिच कैपिलरी एरिया होता है एल्वोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर, वो कवर करता है नियरली 1000 स्क्वायर फीट। तकरीबन इतनी कैपिलरीज होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं रैपिड एब्जॉर्प्शन और रैपिड ड्रग इफ़ेक्ट्स। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन के साथ स्पीड के अंदर। मतलब जितना स्पीड से हमारे पास इफ़ेक्ट आ रहा है इंट्रावेनस इंजेक्शन का, जो कि अभी तक नोन सबसे ज़्यादा यही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। जल्दी से जल्दी हमें किसी चीज़ का इफ़ेक्ट चाहिए हो तो हम उसको इंट्रावेनसली इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। लेकिन अगर आप लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब करवा देते हैं ड्रग को और वो उसके बाद ब्लड में जाती है, तो वो भी स्पीड के हवाले से तकरीबन इसके पास पहुंच जाता है। उतना ही इफेक्ट आता है उतनी देर के अंदर जितना एक इंट्रावेनस इंजेक्शन से आ रहा था। ड्रग पार्टिकल्स की अगर बात की जाए, ड्रग पार्टिकल के केस की बात की जाए, तो जो साइज़ होता है ड्रग पार्टिकल्स का ये लार्जली डिटरमिन करता है द डेप्थ टू विच दे पेनिट्रेट। मतलब ये किस हद तक पेनिट्रेट कर पाते हैं लंग्स के अंदर, ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज़ क्या है। एल्वोलर रीजन्स के अंदर किस हद तक चले जा सकते हैं ये, उनकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, और किस हद तक ये लंग्स के एल्वोलर रीजन के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ये सब चीज़ डिपेंड कर रही है एक ही चीज़ के ऊपर, वो है पार्टिकल का साइज़। जब ये इन कंटेक्ट आते हैं लंग्स की इनर सरफेस के ऊपर, इनर सरफेस के साथ, जब भी आपने इनहेल किया, पेशेंट ने इनहेल किया, उसके बाद ये लंग्स की इनर सरफेस के इन कंटेक्ट आ गए, जो एक इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, काट हो जाता है। उसके बाद ये मूव अप होना शुरू हो जाता है पल्मोनरी ट्री तक, सीलरी एक्शन से, वहाँ मौजूद सीलिया से। अगर बात की जाए सॉल्युबल ड्रग पार्टिकल्स की, जो कि साइज़ में तकरीबन होते हैं 0.5 से
1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर तक के, ये माइन्यूट एल्व्यूलर सैक जो होती हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और ये मोस्ट प्रॉम्प्ट होते हैं और एफिशिएंट होते हैं सिस्टेमिक इफ़ेक्ट देने के लिए। मतलब जो सॉल्युबल पार्टिकल होंगे वो सिस्टेमिक इफ़ेक्ट देंगे। अगर बात की जाए ऐसे पार्टिकल की जो 0.5 माइक्रोन से कम साइज़ के हैं, तो उसमें वो इनहेल तो हो जाएंगे, एल्वुलर रीजन तक भी चले जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि वो जैसे ही पेशेंट एक्सपायर करेगा, पेशेंट सांस बाहर की तरफ निकालेगा कुछ एक्सटेंट तक, तो ये भी पार्टिकल जो 0.5 माइक्रोन से कम के हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे, और जो इनकी एब्जॉर्प्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेरिएबल होगी, टोटल एब्जॉर्प्शन नहीं होगी उन पार्टिकल की जिनका साइज़ 0.5 माइक्रोन से कम है। तो ऐसे पार्टिकल नहीं होने चाहिए जिनका ख़तरा हो एक्सपायर होने का। पार्टिकल साइज़ हमने कंट्रोल करके रखना है। पार्टिकल जो हैं 1 to 10 माइक्रोन के, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड पे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ तक लाजमी पहुँच जाते हैं, और टू सम एक्सटेंट एल्वुलर डक्ट्स तक पहुँच जाते हैं, और ये जनरल इफ़ेक्ट तो नहीं देंगे या सिस्टेमिक इफ़ेक्ट तो नहीं देंगे, लेकिन हम लंग्स के ऊपर अगर आपको लोकल थेरेपी चाहिए तो ये दे सकते हैं। लेक्चर का ये पार्ट है जो वो सेक्शन 2 चैप्टर 5 एंसल्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से प्रिपेयर किया गया है। आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एरोसोल पाउडर्स का। कुछ मेडिकेटेड पाउडर्स जो होते हैं उनको इन्हीलेशन थेरेपी के थ्रू भी एडमिनिस्टर करवाया जाता है, पेशेंट को यूज़ करवाया जाता है, और इसके लिए ड्राई पाउडर इन्हेलर यूज़ किए जाते हैं जो कि माइक्रोनाइज्ड पार्टिकल जिनका साइज़ रिड्यूस किया जाता है और माइक्रो साइज़ पे ले आया जाता है, उनके थ्रू ये डिलीवर करते हैं मेडिकेशन को मीटर्ड क्वांटिटीज़ के अंदर जिनको प्री मेजर किया गया हो या मीटर्ड वाल्व को यूज़ करते हुए। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस तरह के वो यूज़ होते हैं एस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर और अदर ब्रोंकियल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के अंदर, और रिक्वायर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को मेडिकेशन की डीप इन द लंग्स। इस चीज़ पे अमल करने के लिए, इस चीज़ को पूरा करने के लिए जो पार्टिकल साइज़ होता है या इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो पार्टिकल्स होता है माइक्रोनाइज मेडिकेशन का वो तैयार किया जाता है, और उसकी रेंज होती है 1 to 6 माइक्रोन या माइक्रोमीटर डायमीटर के अंदर। और इन एडिशन टू थेरेप्यूटिक एजेंट के अलावा इन पाउडर्स के अंदर इनर्ट प्रोपेलेंट होते हैं। प्रोपेलेंट तो हमने कहा है कि प्रेशराइज पैकेज को जब एक्सपेल में से हमने कोई चीज़ एक्सपेल करवानी है तो हमें प्रोपेल करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, चाहे लिक्विड एक्सपेल करवा रहे हैं चाहे सॉलिड एक्सपेल करवा रहे हैं, प्रोपेलेंट हमें चाहिए होता है, ये तो लाजमी है। अच्छा, ये इनर्ट भी होना चाहिए, ये भी लाजमी है। उसके अलावा हम डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डाइल्यूएंट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि बल्क वॉल्यूम बनाते हैं या उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा इफ़ेक्ट देती हैं, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि उनमें प्रॉब्लम बन जाती है इतनी कम क्वांटिटी पेशेंट को यूज़ करने के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें ऐड कर देते हैं जो कि उसका सिर्फ साइज़ बढ़ा रहे होते हैं, बल्क वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हैं, बाकी वो चीज़ें इनएक्टिव होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम फार्मास्यूटिकल डाइल्यूएंट्स बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल डाइल्यूएंट के तौर पे आप क्रिस्टलाइन अल्फा लैक्टोज यूज़ कर सकते हैं, मोनोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन की फ़्लो प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए
डायलुएंट्स डिफरेंट यूज़ किए जा सकते हैं, और इनको मीटरिंग यूनिफॉर्मिटी, मतलब हर बार जब आप एक्टिवेशन करें वाल्व असेंबली की तो एक ख़ास अमाउंट ही, एक यूनिफॉर्म अमाउंट ही एक्सपेल हो, उस चीज़ को देख नज़र में रखते हुए हम डिफरेंट और चीज़ें ऐड कर लेते हैं जो कि इनर्ट होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं पाउडर को ह्यूमिडिटी से, और इन सब से मिला के हम प्रोडक्ट कंसनट्रेट बनाते हैं। पाउडर ब्लोअर यूज़ किए जाते हैं या पाउडर इंसुफलेटर्स यूज़ किए जाते हैं पाउडर को डिलीवर करने के लिए वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर। ये किस तरह की डिवाइस होती है जिसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ होता है जो कि रबर का होता है, उसको हम डिप्रेस करते हैं, बल्ब को दबाते हैं, उससे जो पाउडर होता है उसमें टर्बुलेंस होती है डिवाइस के अंदर, वेसल के अंदर, जिससे प्रेशराइज पैकेज अंदर जनरेट हुआ हुआ होता है। जब आप बल्ब को डिप्रेस करेंगे, बल्ब को दबाएंगे, तो एयर जो है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी और उसके साथ पाउडर भी फोर्स आउट होगा, और दूसरी तरफ जो नोज़ल लगी हुई है उसके ऑरिफिस से, उसकी टिप से। ये जो लेक्चर है ये तैयार किया गया है सेक्शन 3 चैप्टर 6 एंसेल्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इनहेलेशन सॉल्यूशंस। इनहेलेशन जो हैं वो ड्रग्स हैं और सॉल्यूशंस हैं ड्रग्स का, जिनको एडमिनिस्टर किया जाता है नेज़ली या फिर ओरल रेस्पिरेटरी रूट से, मतलब आप मुंह के रास्ते से इन्हेलर जो यूज़ करते हैं उस रूट को हम ओरल रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। जो ड्रग्स हैं उनको एडमिनिस्टर किया जा सकता है लोकल एक्शन के लिए ब्रोंकियल ट्री के ऊपर, मतलब लंग्स की सरफेस के ऊपर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, सिर्फ लंग की सरफेस के ऊपर ही काम करेंगी, ब्लड तक नहीं जाएंगी, चाहे रिच कैपिलरी एरिया वहाँ पे मौजूद है। या फिर इनको हम यूज़ कर सकते हैं सिस्टेमिक इफ़ेक्ट के लिए। तो सिस्टेमिक इफ़ेक्ट तब आएगा जब ये एब्जॉर्ब होंगी रिच कैपिलरी एरिया से लंग्स की सरफेस को पार करते हुए दूसरी तरफ जाते हुए। कुछ गैसेस यूज़ होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, ईथर है, इनहेलेशन के रास्ते से, इनहेलेशन के तरीके से, और डिफरेंट फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंसेस होती हैं जो कि इनहेलेशन के थ्रू इस्तेमाल की जाती हैं, और डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं ड्रग्स के, और उनको हम फाइन मिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। स्टीराइल वाटर इनहेलेशन के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंजेशन को दूर करने के लिए। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड इनहेलेशन यूएसपी यूज़ किया जाता है, स्टीराइल वाटर फॉर इनहेलेशन यूएसपी और सोडियम क्लोराइड इनहेलेशन यूएसपी। और कंजेशन के अलावा इनको डिफरेंट व्हीकल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट इनहेलेशन सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के लिए। नंबर ऑफ़ सब्सटेंसेस जो हैं उनको इनहेलेशन एरोसोल प्रेशराइज पैकेज के ज़रिए से पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाया जाता है। इनहेल ड्रग सब्सटेंस के लिए और सॉल्यूशन के लिए टू रीच द ब्रोंकियल ट्री जो साइज़ होना चाहिए इनहेल्ड पार्टिकल्स का वो a few माइक्रोन होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो ब्रोंकियल ट्री तक इजीली नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी इनहेलेशन इतनी इजी नहीं होगी। एक वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट जो होता है जो कि कैपेबल होता है फाइन पार्टिकल्स
जो कि रिक्वायर्ड है इन्हीलेशन के लिए, उनको बनाने के लिए, इन्हीलेशन थेरेपी के लिए जो पार्टिकल हमें चाहिए फाइन हालत के अंदर, उनको प्रिपेयर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो कैपेबल होता है उसको हम नेबुलाइज़र के नाम से जानते हैं। आपने मार्केट में डिफरेंट नेबुलाइज़र्स देखे होंगे। आजकल जो मशीन नेबुलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पहले बात हो रही है मैनुअल नेबुलाइज़र की। काम दोनों का एक ही होता है, लेकिन मशीन नेबुलाइज़र में ज़रा पेशेंट का काम कम रह जाता है। बटन दबाने के बाद उसका काम सिर्फ इन्हीलेशन रह जाता है। लेकिन मैनुअल नेबुलाइज़र इससे पहले हुआ करते थे, काम उनका भी यही होता था, लेकिन थोड़ा सा स्पीड कम होती थी और थोड़ा सा काम मुश्किल होता था। उनमें एक रबर बल्ब होता था एक एंड के ऊपर उस अपरेटस के, और जिसको डिप्रेस किया जाता था, रबर बल्ब को दबाया जाता था, और जो मेडिकेटेड सॉल्यूशन होता था वो ग्लास ट्यूब के अंदर ड्रा हो जाता था। ये काम करने का इसका तरीका बिल्कुल वही था जिस तरह आजकल हम ड्रॉपर यूज़ करते हैं, लेकिन ये ड्रॉपर से साइज़ में बड़ा होता था और थोड़ा सा चेंज होता था। उसमें भी एक रबर बल्ब एक साइड पे लगा हुआ होता है, जिसको हम डिप्रेस करते हैं, छोड़ते हैं तो सॉल्यूशन ड्रा हो जाता है, और उसके बाद जब उसको दबाते हैं तो ड्रॉप्स की फॉर्म में हम पेशेंट को एडमिनिस्टर ड्रग करवा देते हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट को। इसी तरह एक रबर बल्ब इसमें भी होता है एक एंड के ऊपर अपरेटस के, जिसको डिप्रेस किया जाता है, और जो मेडिकेटेड सॉल्यूशन होता है वो ड्रा हो जाता है ग्लास ट्यूब के अंदर, जो कि नैरो ग्लास ट्यूब जिसको कब बोला जाता है, नैरो होती है। और उसके बाद रबर बल्ब को दोबारा दबाया जाता है, और एयर स्ट्रीम के साथ ये जो पार्टिकल होते हैं फाइन पार्टिकल की जो सॉल्यूशन है वो फाइन पार्टिकल की शक्ल के अंदर ब्रोकन हो जाता है और एयर स्ट्रीम के साथ एग्जिट हो जाता है नोज़ल की ओरिफिस से। जो पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं और एयर स्ट्रीम के साथ बाहर जा सकते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो 0.5 से लेकर 5 माइक्रोन तक होती है, और यही प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ से। कुछ लार्जर और हैवियर ड्रॉपलेट भी बन जाते हैं इस मिस्ट के, तो वो नोज़ल से एयर स्ट्रीम के साथ पास आउट नहीं होते, बाहर की तरफ एग्ज़िट नहीं होते। वो दोबारा जो रेजरवायर होती है जहाँ से मेडिकेटेड लिक्विड ड्रा हुआ था वहाँ पे दोबारा पे गिर जाते हैं और दोबारा सॉल्यूशन का पार्ट बन जाते हैं, मेडिकेटेड लिक्विड का दोबारा पार्ट बन जाते हैं। और जब आप दोबारा ये नई डोज के लिए दोबारा बल्ब को डिप्रेस करेंगे तो दोबारा यही प्रोसीजर होगा, और हो सकता है जो इस वक्त हैवियर पार्टिकल बने हैं वो अगली बार उस तरह के हैवियर पार्टिकल ना बने और वो एग्जिट हो जाएं। जो लाइटर पार्टिकल होते हैं ये एस्केप कर जाते हैं एयर स्ट्रीम के साथ, और दूसरी तरफ नोज़ल जो होती है वो पेशेंट के नाक में होती है या ओरल रेस्पिरेटरी रूट की वजह से पेशेंट के मुंह के अंदर होती है। तो वहाँ से पेशेंट जो एयर स्ट्रीम के साथ लाइटर पार्टिकल एस्केप कर जाते हैं वो इनहेल कर लेता है, क्योंकि उनका एग्ज़िट वहाँ पे है जहाँ पे पेशेंट एडमिनिस्टर कर रहा है, जो कि नेबुलाइज़र को ऑपरेट कर रहा है। एग्ज़िट ऑरिफिस वहाँ पे मौजूद है। जो फार्मासिस्ट है उसको पेशेंट को लाजमी तौर पर बताना चाहिए कि इस नेबुलाइज़र को यूज़ करने की प्रॉपर टेक्निक क्या है, और एक फार्मासिस्ट को उस पेशेंट को एडिशनल इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि जो फिजिशियन की इंस्ट्रक्शन है उनसे एक्सीड नहीं करना, जितना यूज़ करने को कहा गया है उतना ही यूज़ करना है, जितनी कम से कम अमाउंट आपको बताई गई है फिजिशियन के लिए इस प्रोडक्ट की
फिजिशियन ने जो बताई है इस प्रोडक्ट की कम से कम अमाउंट यूज़ करने की, जिससे आपको रिलीफ आएगा, उससे कम अमाउंट यूज़ नहीं करनी और उससे ज़्यादा अमाउंट भी यूज़ नहीं करनी। कई बार होता है कि बेटा जो रिलीफ होता है वो बिल्कुल उसी वक्त नहीं आता, रिलीफ आने में कुछ टाइम लग जाता है और पेशेंट समझता है कि शायद इन्हेलेशन प्रॉपर नहीं हुई और उसको दोबारा इन्हेल कर लेता है। तो बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम बनती है पेशेंट के लिए जब ड्रग की ज़्यादा अमाउंट या कम अमाउंट वो यूज़ करता है। तो हमने पेशेंट को लाजमी तौर पे ये बताना है कि जो फिजिशियन ने इंस्ट्रक्शन दी हैं उससे कम या ज़्यादा अमाउंट आपने किसी सूरत भी यूज़ नहीं करनी है। ये टॉपिक अभी कंटिन्यू है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर बेटा उम्मीद है इस चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उम्मीद है इस चैप्टर का वो आखिरी लेक्चर होगा और उसके बाद हम इंशाल्लाह फोर्थ लेक्चर की तरफ जाएंगे जो कि इंजेक्टेबल्स का होगा। फोर्थ चैप्टर की तरफ जाएंगे जो कि इंजेक्टेबल्स का होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। ये जो लेक्चर बेटा तैयार किया गया है, ये तैयार किया गया है सेक्शन 7 स्टीराइल डोजेज फॉर्म्स एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, चैप्टर 17 स्पेशल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस और बुक वही है जो आपको प्रोवाइड की गई थी LMS पे भी, एंसेल्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में LMS के ऊपर ये मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।